अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल और आज भी प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं उस मेगा इवेंट की जिस पर सारी दुनिया की नज़रें लगी हैं। बिल्कुल मैं बात कर रही हूं फीफा वर्ल्ड कप की, फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जो कतर में जारी है। आज उसका तीसरा रोज़ था। तीसरे रोज़ भी हमने देखा कि इंतहाई दिलचस्प मैचेस जो हैं वो देखने में आए हैं, दिलचस्प भी और सनसनीखेज़ भी। आज फीफा वर्ल्ड कप में एक और तारीख रकम हुई है। हुआ यह है कि लायनल मेसी की मजबूत टीम को सऊदी अरब के हाथों एक के मुकाबले में 2 गोल से अपसेट शिकस्त हुई है। ये वो मुकाबले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी इस वर्ल्ड कप में सामने आ सकती हैं जो आज से पहले तारीख में कभी नहीं हुई हैं। कौन सोच सकता है कि लायनल मेसी की टीम को सऊदी अरेबिया की टीम जो है वो उससे जीत सकती है। अर्जेंटाइन को शिकस्त दी गई है और बड़े बेहतरीन अंदाज में शिकस्त दी गई है। इस मैच के मनाजिर भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। जोशो खरोश तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था ही। बाकी कौन कौन सी टीम्स के दरमियान मैचेस हुए हैं, क्या आज के दिन की सूरत हाल रही है, पहले आप रिपोर्ट में देखिए। फिर मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे मैं स्टूडियो में, हम उनसे बात करेंगे। वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का पहला अपसेट कर दिया है। दोहा के ल्यूसल स्टेडियम में खेले गए मैच में सऊदी अरब ने एक के मुकाबले में 2 गोल से फतह अपने नाम की। मैच का पहला गोल अर्जेंटाइन की जानिब से लियोनेल मेसी ने पहले हाफ के 10वें मिनट में पेनल्टी किक पर किया। जवाब में 48वें मिनट में सऊदी अरब के सोले अलशेरी ने पहला गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके महज 5 मिनट बाद ही सालम अल दोसरी ने सऊदी अरब का दूसरा गोल करके टीम को बरतरी दिला दी, जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। दोहा के ल्यूसल स्टेडियम में 88,000 से जायद तमाशाई मौजूद थे, जिसमें सऊदी मद्दाहों की बड़ी तादाद शरीक थी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ये मैच स्टेडियम में देखा। अमीर कतर ने मैच के दौरान सऊदी कौमी टीम की शॉल ओढ़े रखी। इस जीत पर पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाना भी खुशी से निहाल नजर आया। एक ट्वीट में सऊदी सिफारत खाने ने लिखा, आज हमारी टीम के रास्ते से हट जाओ। सऊदी उकाब आसमान में ऊंची परवास करते हैं। ग्रुप डी के आज खेले गए मैच में डेनमार्क और ट्यूनिस का मैच 0-0 से बराबर रहा। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में कोई गोल न कर सकीं। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। ग्रुप बी में वेल्स और अमेरिका का मैच बराबर रहा, जिसके बाइस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। अब तक होने वाले राउंड मैचेस में ग्रुप ए में इक्वाडोर और नीदरलैंड, ग्रुप बी में इंग्लैंड, ग्रुप सी में सऊदी अरब 3-3 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुई हैं। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे रोज़ क्या कौन से मैचेस हुए हैं और इसमें जो एक बड़ा अपसेट हुआ है, अर्जेंटाइन को जो शिकस्त दी गई है सऊदी अरेबिया की जानिब से। इसी पे बात करने के लिए और दीगर मैचेस पे भी बात करने के लिए हमने दावत दी है नमूद मुस्लिम साहब को। नुमाइंदा हैं PTV न्यूज़ के और साथ ही साथ आपको बताएं कि इनकी ग्रिप जो है वो स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा है। चाहे आपने क्रिकेट पर बात करनी हो, आपने टेनिस पर बात करनी हो, आपने फुटबॉल पर बात करनी हो और आपने लेना हो किसी को भी स्टूडियो के अंदर PTV के अंदर से, तो मेरे ख्याल में इनसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता है जो हमें PTV के अंदर रहते हुए सारी सिचुएशन से आगाह करे। तो हमने आज रिक्वेस्ट की। वैसे नमूद को खुद भी बड़ा शौक है मेरे शो में आने का। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। जी वालेकुम सलाम। नमूद कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नमूद, पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। वैसे तो फरमाइशी प्रोग्राम ही है आपका, आपका अपना भी दिल चाह रहा होता है मेरे प्रोग्राम में आने का। अच्छा मजाक अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मुकाबले इतने दिलचस्प हो रहे हैं इस वक्त कतर के अंदर, और ये जो एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ था, ये किसी ने सोचा भी था कि ये हो जाएगा? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है कि अगर आज ये देखा जाए कि एक ऐसी टीम जो मुसलसल मैच जीतती जा रही है और 30-35 मैच जीतने के बाद और एक अरसा हो गया कि कभी भी वर्ल्ड कप में कोई वो ना हारी हो, मुसलसल जितने भी उसके इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, मैं बात अर्जेंटाइन की कर रहा हूँ कि अर्जेंटीना की टीम जो बिल्कुल
सिर्फ और सिर्फ जीतते हुए आ रही है और उसको एकदम आकर और वो खुद रैंकिंग में तीसरे नंबर पे हो दुनिया की, और 51 नंबर की जो टीम हो, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग की जो 51 नंबर की टीम हो, वो आके उसको आउट क्लास कर दे। ये नहीं कि देखिए अगर मैसी का गोल देखते हैं तो वो तो एक बिल्कुल क्लियर गोल है। मैसी की टेक्निक उसके अंदर बिल्कुल उससे इनकार नहीं है, उस जैसा प्लेयर भी कोई नहीं है। लेकिन जो 2 गोल हुए हैं, चाहे वो अब आप साले का गोल देख लें या उसके बाद सलीबल दुसारी का गोल देख लें, इन दोनों के गोल जो जिस तरीके से उन्होंने फील्ड गोल और जिस तरीके से उन्होंने उसको खेला है, यकीनी तौर पर ये मैं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग है। और ये कहा जाए कि जी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1994 में भी एक ऐसा ही वाकया जब सऊदी अरब ने बेल्जियम को हराया था, और उसके बाद देखें राकेश की टीम एक बड़ी टीम है, उसको भी हराया था। ये 1994 की बात, 2018 में सऊदी अरब ने मिस्र जैसी टीम को हराया था, जो कि आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ उसके खिलाड़ी और कैसे कैसे जाते रहे हैं। और ज़ाहिर 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहा है सऊदी अरब, तो इतना तो हक पहुँचता है कि वो कहीं ना कहीं अपसेट करे। आप इसको अपसेट कह लें, जो भी कह लें, लेकिन एक अच्छा परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो एक अगर हम देखें अगर आप 90 मिनट के खेल को देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये कहते हैं कि जी आपकी बॉल पे ग्रिप हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा काम रहा। 70% जो ग्रिप थी वो अर्जेंटीना की थी बॉल पे, 30% जो ग्रिप थी वो सऊदी अरब की थी। इसमें एक मज़े की चीज़ अगर स्टैट्स पे जाए तो 6 टाइम इन्होंने पोस्ट पर हमला किया, यानी कि टारगेट जिसे आप अपना कहते हैं, हम पोस्ट कहेंगे या उसको या हदफ कहेंगे, आए हैं और एक मरतबा भी गोल नहीं कर सका अर्जेंटाइन। 2 अटैक हुए हैं सऊदी अरब की तरफ से और दोनों अटैक पे गोल हुए हैं। अगर आप इसको ये देखें कि कितना फ़र्क है, एक्यूरेसी चेक करें इसके अंदर ख़ास तौर पर। और जहाँ तक अब जो जितनी बातें कर लें, जिसको जैसे भी देख लो, कहते हैं जी ये होम क्राउड का फ़ायदा उठाया, कंडीशन जो है कतर की सऊदी अरब से मिलती जुलती हैं, अरब लीग के जो मैचेस होते रहे, जो अरब इन्होंने लीग शुरू की थी और आपस में खेलना शुरू किया था, फ्रेंडली मैचेस का इनके यहाँ एक कल्चर शुरू हुआ था, उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। लेकिन जाहिर है कि कतर का मैच हारना, उनको तो फ़ायदा पहुँचा है, अर्जेंटाइन को क्यों नुकसान पहुँचा है, इस पर भी तो बात हो रही है ना। देखिए अर्जेंटाइन को नुकसान पहुंचने की 2 से 3 वजूहात हैं जो मुझे लगती हैं। एक तो यही, जैसे अभी मैंने बात की, क्लाइमेट की बात की है खास तौर पर। अगर आप क्लाइमेट को देखें तो ये पहला वर्ल्ड कप है जो सर्दियों में हो रहा है, वरना अमूमन सर्दियों में वर्ल्ड कप नहीं करवाया जाता। वो भी इसलिए यहाँ पे सर्दियों में हो रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन में भी 25-30 तक चला जाता है, और जाहिर है कि गर्म इलाका है। वो जिस माहौल से या जहाँ पे प्रैक्टिस करके जिस मौसम से आए हैं उनके लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल जगह ये थी। और अगर आप देखें तो ये टीमें जो हैं ख़ास तौर पर आप इसको लैटिन अमेरिकन या यूरोपीय टीमें जितनी भी हैं, ये इन इलाकों में नहीं खेल पाई अभी तक। इनकी वो क्लाइमेटाइजेशन इतनी है ही नहीं, या ये कहें कि यहाँ पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो टीमें यहाँ की लोकल टीमें, अगर क्योंकि अब तो मैं लोकल ही कहूँगा इसको, क्योंकि ज़ाहिर है एक अरब मुल्क में हो रहा है, लोकल टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा। अगर आप कल का ईरान का मैच भी देखेंगे ना तो वो भी उन्होंने 6 गोल तो खाए, लेकिन आप उनके एक एक खिलाड़ी की आप उससे परफॉर्मेंस है, कितना भागे हैं वो, कितना दौड़ लगाई है उन्होंने, कितना जोर लगाया है। ठीक है, इंग्लैंड की टीम आउट क्लास करके ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए 6 के मुकाबले में 2 गोल करने में वो भी कामयाब रहे। अगर परसेंटेज निकाल लें उसको तो वो कोई मेहदी का जो रिकॉर्ड है, मेहदी अब 4-5वें नंबर पर आ रहा है 2 गोल करने के बाद। यानी कि एक चीज़ ये है कि यहाँ की जो टीमें हैं, अब एशिया की टीमों के बारे में जो कहते थे कि ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, इनके यहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं है। आप जापान की टीम को देखें, आप नहीं तो ये क्या बात हुई, लाइक ये जो टीम्स हैं ये अपने उसमें खेल सकती हैं, अपनी वेदर कंडीशंस में खेल सकती हैं। वो जो टीम है वो भी अपनी वेदर कंडीशंस में खेल सकती हैं, चूंकि वो यहाँ आई है लाइनल की टीम, तो वो इस वजह से हार गई। नहीं, ये हारने की वजह मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल हारने की वजह ये नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप अपने इलाकों में खेल रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस का लेवल और होता है। ये दुनिया में तो हर खेल में। अब ये जो वेदर फैक्टर है ये आगे भी मेसी की टीम को नुकसान पहुंचा सकता है, या आज इस मैच के बाद उन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा? देखिए मेसी की टीम को आप सामने ले लेना, आप हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये आज का जो एक अपसेट है ये अब इसको ले डूबेगा। मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है और आखिरी वर्ल्ड कप की वजह से बड़ा परेशान है वो कि जनाब जी पता नहीं मेरे कहने के साथ क्या होगा। जनाब अभी उसका पहला मैच हुआ है, उसने अभी 2 मैच और खेलने हैं, सिर्फ 2 मैच जीत के उसने आगे जाना है, तो वो उसके लिए मसला नहीं है। देखिए अर्जेंटाइन के लिए मसला नहीं है। अब देखिए पोलैंड मैक्सिको का मैच देख लें आप, बिल्कुल फ्लैट गुजर गया।
अब ये है कि सऊदी अरब को चांस मिल गया, अब यानी कि सऊदी अरब को दोबारा 1994 वाला चांस मिला है कि वो अगले राउंड में जा सकेंगे। ये अब अगर आप ये कहें कि सऊदी अरब इससे पहले कभी भी आगे नहीं गया, तो उससे पहले 1994 में जा चुका है, टॉप 16 टीमों में आगे जा चुका है। टीमें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब आप देख लें कि इटली की टीम मौजूद नहीं है, कितने वर्ल्ड कप खेल चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, लेकिन वो मौजूद नहीं है। अब आप इसको क्या कहेंगे कि जनाब जी बहुत बुरा हो गया। टीमों का जो मेयार है या उनका खेल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर आज मैं कहूँगा कि अर्जेंटीना का दिन नहीं था, और नहीं, तो इसकी वजह जो है वो कहीं ऑफसाइड गोल्स तो नहीं थे, क्योंकि 2014 के बाद नमूद हमने देखा है कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अर्जेंटीना की जो टीम है उसने एक ऑफसाइड गोल किया था, और ऑफसाइड गोल करना जो है वो अर्जेंटाइन को महंगा पड़ता रहा है। आपको नहीं लगता कि इसको बेहतर करना पड़ेगा? जी, आज भी 3 ऑफसाइड हुए हैं अर्जेंटीना के, बिल्कुल सही बात है। असल में ये एक प्रेशर होता है जिसके बाद खिलाड़ी को अंदाजा नहीं रहता कि वो कितना ऑफसाइड हो रहा है और वो कितना ज्यादा, जिसे कहेंगे ना कि एक वो तेजी में ये होता है। यही काम है उसके अंदर मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट का, खासतौर पर जो बाहर कोच आवाजें दे रहा होता है, जो समझा रहा होता है, हम देखते हैं, हम उसको जो सिर्फ करते हैं। उसका काम ये होता है कि वो यही बता रहा होता है कि जनाब ऑफ साइड से बचने की कोशिश करें, क्योंकि एक निकली हुई टांग आ गई या एक हाथ भी, अब तो टेक्निक इतनी है, आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी है कि उसके अंदर एक एक चीज सामने आ जाती है। अब ये नहीं कह सकते कि ये गलत ऑफ साइड हो गया। उस ऑफ साइड की वजह से नुकसान क्या पहुंचता है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका जो बना वो मोमेंटम है वो टूट जाता है। उसके टूटने की वजह भी यही है कि अगर थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे तो उसके अंदर ये नुकसान होगा। लेकिन 90 मिनट का खेल है, कम से कम उन खेलों से तो अच्छा है जो पूरा दिन गुजारने के बाद शाम तक फैसले के इंतजार में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सॉकर का जो मजा है वो देखने वालों को भी अंदाजा है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल हमें भी अंदाजा हो रहा है। नमूद, जरा एक और मैच की बात कर लेते हैं, डेनमार्क और ट्यूनिस के दरमियान जो खेला गया। हम जानते हैं कि डेनमार्क की टीम जो है वो ट्यूनिस से कहीं ज्यादा बेहतर थी परफॉर्मेंस में, और इस मैच में 62% तक कहा जा रहा था कि जीत के जो चांसेस हैं वो डेनमार्क के पास हैं, लेकिन ये टीम कोई गोल नहीं कर सकी। आपको लगता है कि ट्यूनिस ने ज़्यादा बेहतर खेल पेश किया या नहीं? गलती जो है वो डेनमार्क की थी कि उसने इतने सारे मौके ज़ाया किए। देखिए, एजुकेशन सिटी स्टेडियम जो है वहाँ पर ये मैच हुआ आज, और ज़ाहिर ग्रुप डी का मैच था, एक अहम मैच था, और डेनमार्क के बारे में यही उम्मीद की जा रही थी कि वो मैच जीतने के बाद अपनी कुछ जगह सिक्योर करेगा अपने ग्रुप में। लेकिन जाहिर है कि मैच बराबर ट्यूनिस ने किया, उसकी कामयाबी कह लें इसको आप। लेकिन इसमें डेनमार्क की नाकामी है। मैं फिर वहीं पे बात को लेके जाऊंगा। आप कहेंगे देखें जी आप फिर उसी क्लाइमेट पे जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्यूनिस को देखें, ट्यूनिस की बिल्कुल वही अंदाज है, वही क्लाइमेट है, और उनका वही जो है खेल का अंदाज खास तौर पर वो बिल्कुल ये अरब ममालिक की तरह का है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ कतर पे इसलिए इतराज़ कर रहा हूँ कि वो अपना पहला मैच हार गए, जबकि आपस की बात है कि ये एक हिस्ट्री रही है वर्ल्ड कप की कि जो भी मेज़बान टीम होती है वो अपना पहला मैच जीतती आई है। इससे पहले हमेशा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कतर को हुआ, लेकिन शायद वो उसको उस तरह या ज़्यादा प्रेशर उन पर आ गया, जो होम ग्राउंड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा प्रेशर आ गया। लेकिन इसके साथ अगर देखें तो ये ट्यूनिस ने बिल्कुल उसी वेदर कंडीशंस का फ़ायदा उठाया है, उसी ग्राउंड का फ़ायदा उठाया है। देखें, एक ठंडे इलाके का ग्राउंड और तरीके से रिएक्ट करता है जब आप भागते हैं, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा ज़रा आपको कुशादा मिलती है, और जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं जिस आप सिचुएशन में, जिस सूरत हाल में, और वैसे ही ग्राउंड में खेलते हैं, तो यकीनी तौर पर वहाँ की परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा होती है। डेनमार्क भी ठंडा मुल्क है, अगर आप थोड़ा सा उसको अंदाज़ा कर लें तो यहाँ पे आके उनके लिए भी वही मसला हुआ होगा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हुआ होगा क्योंकि मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो मुख्तलिफ कंडीशन में जाके मुख्तलिफ हो जाते हैं। आप नहीं भी कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं ना। होगा चलिए, कहीं ना कहीं तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं, असरअंदाज होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इन मैचेस में हम ये होता हुआ देख भी रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद फ्रांस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम इस पर बात कर लेते हैं। कुछ ही देर में ये मुकाबला ज़ाहिर शुरू हो जाएगा, लेकिन फेवरेट जो है वो फ्रांस ही की टीम को कहा जा रहा है नमूद। लेकिन हम जानते हैं कि जो फ्रांस के एक अहम खिलाड़ी हैं कैरिम बेंजेमा, वो इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। आपको लगता है कि उनकी कमी जो है वर्ल्ड कप में फ्रांस को मुतासिर कर सकती है इस मैच में और आइंदा मैचेस में? देखिए, जब बेंजेमा इंजर्ड हुए थे तो उनकी मैनेजमेंट ने ये कहा था कि बेंजेमा का कोई नेमुल बदल नहीं है, उसकी जगह पे हम किसी को लेकर नहीं जाएंगे। अब उन्होंने अपने चीकू को कहा है कि जनाब वो बेंजेमा की पोजीशन पे खेलें, वो पहले भी खेलते रहे, जिससे जब भी जरूरत पड़ती है, जब बाहर जाना होता है या रेस्ट करना होता है या रिप्लेसमेंट करनी होती है।
अब देखिए मेरे पास जो इस वक्त जो विन प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 80% फ्रांस की आ रही है। मैं नहीं कह रहा ये फीफा के ही अपने दादा शुमार कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी तो वेदर कंडीशंस पे डाल देना जी नहीं, अभी वेदर ये दोनों में वेदर कंडीशन ही डाल सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी है और साथ फ्रांस है, इन दोनों का मुकाबला बराबर का होना चाहिए था, लेकिन फ्रांस की टीम बड़ी टीम है। आप बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि बड़े खिलाड़ी का बड़ा असर होता है, लेकिन जिस तरह से रिएक्ट किया था फ्रांस फुटबॉल टीम मैनेजमेंट ने, उससे यही लगता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उनकी टीम एक जिसे कहेंगे चिकू अगर उसकी जगह पर खेल भी रहा है तो वो एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हैं कि वो मैच वो टूर्नामेंट में कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। और ये अभी मैच शुरू बिल्कुल जैसे प्रोग्राम हमारा ये खत्म होगा तो अगला वो मैच शुरू हो चुका होगा, तो यकीनी तौर पर देखने को मिलेगा, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ये फ्रांस बताएगा कि जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनका जो स्टाइल है, खासतौर पर जो क्लोज स्टाइल है, तो अच्छा फ्रांस के खेल का सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो बॉल को कोशिश करते हैं कि किसी और के पास ना जाए। तो जैसे आप ये तो सभी नहीं कोशिश कर रहे होते नमूद। नहीं, अगर आप इंग्लैंड और ईरान वाला मैच देखें तो वो एक ओपन गेम करते हैं, वो जाके पोस्ट पे हमला करते हैं, उसके बाद मौका देते हैं आ जाए करके दिखाएं हम आपसे छीन लेंगे। यहाँ पे ये कोशिश ये कहते हैं उस वक्त तक गेंद नहीं जाए जब तक गोल में ना जाए। ये नहीं कि गोल गेंद बाहर निकल जाए या उधर चली जाए। आप इनके अगर अभी आप शूट देख लेंगे तो इनकी शूट बड़ी कैलकुलेटेड शूट्स होती है कि वहीं पे शूट करना जहां पे चांस बने गोल करने का, अदरवाइज गेंद को जाया नहीं करना। ये ओपन नहीं करते हैं गेंद को, यानी दूसरे खिलाड़ियों को कोशिश करते हैं कि अपने पीछे भगा के रखें, जिस तरह नीदरलैंड ने किया। अगर नीदरलैंड का भी आपको याद होगा, लेकिन इंग्लैंड का और ईरान का मैच बिल्कुल इसके ऑपोजिट था कि वो ओपन मैच था। उसमें 6 गोल अगर इंग्लैंड ने किए, 2 गोल ईरान को भी करने का मौका मिला क्योंकि ओपन मैच था जहां पे जिसको चांस मिलता है। आज देखें 70% जो था पोजीशन वो अर्जेंटीना के पास है, जो भी हम सऊदी अरब के मैच की बात करें 30% पोजीशन मिला है उसी 30% में उसी को ही उन्होंने यूटिलाइज किया है। तो यही चीज़ है कि फ्रांस की भी यही कोशिश रहती है अपने मैचेस में, जो उनकी एक स्ट्रेटजी रही है कि पोजेशन को मैक्सिमम रखे और दूसरी टीम पर प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अगर दूसरी टीम को गेंद ही नहीं मिल पा रही तो वो यकीनी तौर पर गलतियां करने पे आ जाते हैं, उनको कार्ड्स। अब आप देखें कि आज जो सऊदी अरब वाला मैच है, दोबारा मैं उस पर चला जाऊँगा, आप कहेंगे क्या उससे मैं सिर्फ मुआवजे करने के लिए, क्योंकि अभी ये मैच हुआ नहीं। सऊदी अरब का कोई 30% पोजीशन मिला था, उसको 6 येलो कार्ड भी मिले क्योंकि उनके पास गेंद ही नहीं आ रही थी, उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। ये जो 6 येलो कार्ड है, अगर उसमें से 6 में से 1 को भी अगर दूसरा कार्ड मिल जाता वो तो रेड के साथ बाहर हो जाता। सेम यही स्ट्रेटजी जो है फ्रांस की है, और ऑस्ट्रेलिया के पास ये स्ट्रेटजी नहीं है। चलें लेट्स सी, अभी ये मैच होने जा रहा है। आपके जो दावे हैं और आपका जो तज्जिया है, तज्जिया तो वैसे हमेशा आपका बेहतरीन होता है, सही होता है, लेकिन चलें कभी कोई अगर फेवरेट टीम होती भी है कुछ वजूहात की बिना पे तो यू नेवर नो, कभी हार भी जाती है। सऊदीया और अर्जेंटाइन का ही मैच देख लें। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। नमूद मुस्लिम अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे इन वर्ल्ड कप के अहम मैचेस के हवाले से। कतर के अंदर ये मैचेस जारी हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज में जारी हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो कतर की जानिब से की गई हैं इस वर्ल्ड कप को लेकर, उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ये पहला मुस्लिम कंट्रीज़ में से एक मुल्क है जिसके हिस्से में ये एजाज़ आया है कि वो इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करे, फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करे। और नमूद अभी हमसे ये शेयर कर रहे थे कि वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत सारी टीम्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर रही हैं। सारा का सारा मलबा जो है, ज़ाहिर है नमूद ने भी कहा कि वो वेदर कंडीशंस पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन ये वेदर कंडीशंस कहीं ना कहीं प्लेयर्स के गेम को मुतासिर कर रहे होते हैं, और ऐसा ही देखने में मिल रहा है। लेट्स सी के भी जो नेक्स्ट मैच थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है उसका क्या रिजल्ट रहता है, हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नमूद एक बार फिर से आपका। आगे बढ़ जाते हैं जी, और अब हमें प्रोग्राम में बात करनी है कम्बोडिया की, जहां नवे आसियान वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर हमने देखा कि जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं लाइड्स ऑस्टन, उनकी चीनी हम मनसब से यहाँ मुलाकात हुई है। नाज़रीन ये बहुत ही अहम मुलाकात है, क्योंकि इस मुलाकात में ताइवान इशू पर बातचीत हुई है, जो कि हालिया महीनों में हम आपको बताते रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की एक बड़ी वजह बना रहा है। एक जानिब चीन ने अमेरिका पर दोबारा वाज़ेह किया है कि ताइवान चीन का है और अमेरिका को चीन के बुनियादी मकामात और मफादात का एहतराम करना चाहिए, तो वहीं अमेरिका ने बहरा हिंद और पैसिफिक में चीनी फ़ौज की मौजूदगी पर खदशात ज़ाहिर कर दिए हैं। लेकिन एक अहम तब्दीली हम ये देख रहे हैं कि दोनों वज़राए दिफा ने बातचीत जारी रखने, अहम इत्तेफाक राय पर संजीदगी दिखाने, रवाबित को बरकरार और इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखने के अज़्म का एक बार फिर से अयादा किया है। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 सरबराही इजलास हुआ था,
इसमें भी आप जानते हैं कि अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अमेरिकी सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबलेबाजी को किसी लड़ाई में तब्दील न करने के लिए राबते जो हैं आपस में इनका सिलसिला बहाल रखने की बात की थी। और आज ये जो मुलाकात हुई है इसको उसी बातचीत की एक सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा है। लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो एक सर्द नहरी दिखाई देती है, एक जो दीवार खड़ी होती दिखाई दे रही थी, वो गिर पाएगी? आप पहले इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे हुमायूं खान साहब जो कि माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करें। कम्बोडिया में नवी आसियान वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर अमरीकी वजीर दिफा लाइडन आस्टन की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी वजीर दिफा वी फेंगे ने अपनी अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू में चीन अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद करते हुए कहा कि चीन दोनों ममालिक और उनकी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात के फरोग को बहुत अहमियत देता है, लेकिन अमेरिका को चीन के बुनियादी मफादात का एहतराम करना चाहिए। वी फेंगे ने इस बात पर भी जोर दिया कि ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफादात का मरकज है, इसको कबूल किए बगैर आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं और चीनी फौज मुल्की मफादात की हिफाजत की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर दिफा आस्टन लाइड ने अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात में बहरे हिंद और पैसिफिक में चीनी फौज की मौजूदगी पर खदशात का इजहार करने समेत कहा कि चीनी तैयारों की इलाके में परवाजों से मुमकिना मज़ाहमत का खतरा बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए बातचीत की अशद जरूरत है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान जून के बाद होने वाली पहली मुलाकात है। 5 माह कबल अमरीकी और चीनी वज़राए दिफा में मुलाकात सिंगापुर में उस वक्त हुई थी जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी, जिसकी वजह अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का दौरा ताइवान बना था। चीन ने इस दौरे के बाद न सिर्फ सख्त रद्द-ए-अमल दिया था बल्कि ताइवान के नजदीक जंगी मशकें भी की थी। बीजिंग के इस अमल पर अमरीका की जानिब से कहा गया था कि उसके ऐसे कोई मकासद नहीं जिससे दोनों ममालिक में तनाव पैदा हो। ताहम इस चंद रोज बाद यके बाद दीगरे कई अमरीकी ओहदेदारों ने ताइवान के दौरे किए, जिनमें कांग्रेस का नुमाइंदा वफ्द भी शामिल था। 14 नवंबर को सदर जो बाइडेन ने अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग से बॉली में ग्रुप ऑफ 20 के सरबराही इजलास में 3 घंटे तक मुलाकात की थी। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों ममालिक के सदूर की मुलाकात के बाद आज आसियान कॉन्फ्रेंस में चीनी और अमरीकी वज़राए दिफा की मुलाकात होना काबिले तवज्जो अमर है। बॉली में होने वाली मुलाकात में अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब पर वाजे किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबलेबाजी को किसी झड़प में तब्दील न करने के लिए राबतों का सिलसिला बहाल रहना चाहिए। राबतों का सिलसिला बहाल करना चाहिए और ये राबते बहाल होते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या सिफारती ताल्लुकात उसी सतह पर, उसी लेवल पर दोबारा से बहाल हो पाएंगे जिस तरह से अमेरिका के सदर की जानिब से कहा गया है जब वो चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे थे? बात कर लेते हैं जो हुमायूं खान साहब से वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हुमायूं साहब, ये आप इतना डार्क माहौल क्यों बना के बैठे हुए हैं? बहुत डार्क दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, आपकी स्क्रीन जो है। कोशिश कर लें, चलिए हमसे बात करते करते अगर आप इसको थोड़ा ब्राइट कर सकें प्लीज़। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। हुमायूं साहब ज़रा बताइएगा, अब तो दोनों वज़राए दिफा की मुलाकात हो गई है, सदूर की मुलाकात इससे पहले हुई थी, उसमें कहा गया था कि नहीं हम मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे, सूरत हाल को बेहतर करेंगे, ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। आपको लगता है सिफारती ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं हुमायूं साहब? जी थैंक यू जी। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अहम मुलाकात थी जो तकरीबन 90 मिनट के करीब इसका दौरानिया था। आसियान डिफेंस के जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और उसमें अमेरिका जो है डायलॉग पार्टनर है, कोई 7 से 8 के करीब और इसके डायलॉग पार्टनर है। और दुनिया की इस वक्त की 2 बड़ी जो ताकतें हैं उन दोनों की जो है उनके डिफेंस सेक्रेटरी जो है लॉयड आस्टन और जनरल वैंग जो है वी वैंग फी जो है उनकी मुलाकात हुई। तो एक जो इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात है जो हमें देखनी चाहिए और वो यही है कि इसमें उनके जो रवाबित हमने देखा पिछले चंद महीनों से जो मुनक़ता हो चुके थे जब नैन्सी पेलोसी साहबा ने विजिट किया था ताइवान का,
तो उसके बाद से मेरा ख्याल है कि हाई लेवल विजिट्स के अंदर जो उनकी इंटरेक्शन हुई है, ये एक तो डिफेंस मिनिस्टर्स की दूसरी मीटिंग है जून के बाद की है, और उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े अरसे के बाद जो है फर्स्ट टू फेस जो है एक मीटिंग की। उसके बाद एपेक समिट के ऊपर जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और वाइस प्रेसिडेंट कैमला हारिस की मीटिंग हुई, और उसके बाद ये फौरी तौर पे जो है एक तीसरी हाई लेवल की जो मीटिंग है, और उसके पहले शर्म उल शेख के अंदर भी जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन मौजूद थे और एक बड़े हाई लेवल की इंटरेक्शन हुई। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है एक रियलाइजेशन जो है दोनों साइडों की तरफ से वो यही आई है कि रवाबित जो है वो बहरहाल मुनक़ता नहीं होने चाहिए। दोनों ने शायद अपनी रेड लाइंस जो हैं वो वाज़ह की, चाइना ने रिलेटिवली शायद ज़्यादा की, और इस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तीसरी टर्म के सदर बन के उभरे हैं और एक बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी हमने उनकी देखी है। एग्रेसिव नॉट नेसेसरली कोई गलत सेंस में मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो हर मुल्क के साथ मिल रहे हैं पोस्ट कोविड के। अगर हम उस तनाजुर में देखें, अभी चाइना के अंदर तो पोस्ट कोविड नहीं आया, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो दुनिया मूव कर रही है। उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी जो है मुख्तलिफ जो है जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसका हिस्सा बन रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे उनके साथ उनकी पहली दफ़ा मुलाकात हुई, उसके बाद कैनेडियन जो हैं, उसके बाद जर्मन चांसलर गया, उसके बाद अब वो जो इन दौरों पे हैं। तो इससे ये लग ये रहा है, जो एक मेरी ज़ाती राय में, कि चाइना ने जो दुनिया के साथ जो कोविड के इस 2-2.5 साल के अंदर जो रवाबित उसके कम हो गए थे फेस टू फेस मीटिंग में, अब शायद उनकी तरफ से कंसर्टेड एफर्ट और ये फैसला किया गया है कि उनको दोबारा बहाल किया आपको नहीं जाएगा। लगता है कि ये जो एफर्ट्स हैं ये अमेरिकी फ़ौजी हुकाम की जानिब से ज़्यादा की जा रही हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो अमेरिकी फ़ौजी हुकाम हैं तवील अरसे से अपने चीनी हममंसबों के साथ राबिते को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ताकि जो मुमकिन लड़ाई है या किसी भी हादसा जो हो सकता है उससे निमटने का जो खतरा है उस हादसे के खतरे को कम किया जा सके। इनफैक्ट तो आपको लगता है कि अमेरिकी सियासतदान भी इस मामले की नज़ाकत को समझते हैं या नहीं समझते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये हुकूमती पॉलिसियों के तहत की जा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप अमेरिकी सियासतदानों को कहें तो इस वक्त भी हमने अमेरिका के अंदर देखा, हाउस उनका डिवाइडेड है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी और के पास है, जो सेनेट है वो किसी और के पास है। तो मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करता हूँ, या जो उनकी जो इदारे हैं जिनके डिफेंस डिपार्टमेंट हो गए या दूसरे हो गए। तो उस सेंस में मुझे ये लग रहा है कि उनकी तरफ से तो एक एफर्ट है कि दुनिया की जो सेकंड बड़ी पावर है उसको अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए, उनके साथ राब्ते रखने चाहिए। लेकिन जो आपका ये सवाल का एक हिस्सा था कि उनके सियासतदानों को भी शायद ये इदराक है, मेरा ख्याल है नहीं है। उसका तो हमने देख लिया कि उनकी स्पीकर ऑफ द हाउस, उसके बाद कांग्रेशनल डेलीगेशन, उसके बाद कुछ गवर्नर्स जो हैं वो आए दिनों जो है उन्होंने विजिट किए, जिसने चाइना ने अपनी रेड लाइन बनाई हुई थी उसको उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की। तो खैर इस चीज से कतई नजर मेरा ख्याल है दोनों साइडों पे रियलाइजेशन ये लग रही है पॉलिटिकल सेंस के अंदर, जिसमें उनके एग्जीक्यूटिव ब्रांच और सदर और उनकी डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट, और दूसरी तरफ से चाइनीज सदर जो कि तीसरी दफा बन चुके हैं और उनकी जो नई लीडरशिप उभर के आ रही है, कि जो सुपर पावर्स के दरमियान ताल्लुकात हैं उनमें एटलीस्ट रवाबित रहना जो है वो सारी दुनिया के लिए फायदेमंद है। और यही चीज हमें इसका जो पॉजिटिव सेंस है। लेकिन रवाबित के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो खदशात थे वो भी अभी मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिका ने ये जो बहरा हिंद और पैसिफिक में चीनी फ़ौज की मौजूदगी है इस पर भी खदशात का इजहार किया है। गो के मुज़ाकरात भी साथ ही साथ जारी हैं, लेकिन ये ज़रा समझा दीजिएगा कि ये मामला क्या है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर चीनी फ़ौज मौजूद है तो उससे अमेरिका को ख़तरा क्यों है? अमेरिका क्यों ये डिमांड कर रहा है कि इसको हटाया जाए? मेरा ख्याल है ये अगर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं चाइनीज़ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है। एशिया पैसिफिक का कर लें या इंडो पैसिफिक, जिसको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इंडो पैसिफिक कहा जाता है, बहरा हिंद कह लें या उसमें पैसिफिक ओशन कह लें, उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक उसमें चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी एक बहुत बड़ी फौजी कुव्वत भी है। तो उसमें उसकी प्रेजेंस होना तो कोई जो है कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। लेकिन अगर आपके डिफरेंट फ्लीट्स जो हैं आप दुनिया के एक दूसरे कोने से वहाँ पे आके अपनी फौजी प्रेजेंस रखते हैं तो वो थोड़ा सा है। अमेरिका का ये इजहार करना, और उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस डिफेंस मिनिस्टर्स की टॉक के अंदर भी आया, उसमें ताइवान का मामला था। देखिए चाइना की जो अमेरिका की जो चाइना पॉलिसी है उसको कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी, जो 1970 से स्टार्ट हुई और अभी तक उसी तरह बदस्तूर कायम है। और उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने बारहा उसके ऊपर इजहार किया है कि हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर अभी भी कायम है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है कि ताइवान जो है अमेरिका चाइना का हिस्सा है।
इसके बरक्स जो है, जो उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जब वो विजिट करते हैं और वो उस विजिट के अंदर ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं वन चाइना नहीं, ये टू चाइना है, और वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे कहते हैं, जिससे उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है ऑफिशियल उस सेंस में की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना एक कम्युनिके जारी किया और उसके अंदर कुछ उन्होंने अनऑफिशियल लेवल पे किया। तो इस चीजों से जो है ना हालात थोड़े से कशीदा होते हैं, जिसमें जो पॉलिसी इनिशिएटिव गलती की तरफ या खित्ते के अंदर खराबी की तरफ जाने की हम देखते हैं, तो वो हम अमेरिका की तरफ से चीन को प्रोवोक करने की जो है कोशिशों को हम ज्यादा देख रहे हैं। प्रोवोक किया गया हुमायूं साहब, तो उस प्रोवोक करने के नतीजे में हमने देखा कि ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका का ही हुआ, अमेरिकी तिजारत को हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है अमेरिकी तिजारत का, और इसका नुकसान जब अमेरिका को हुआ तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब ताइवान के मामले पर भी थोड़ा सा अमेरिका जो है वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, ताल्लुकात भी बेहतर करना चाह रहा है और उसमें सरासर उसका अपना मफाद शामिल है, ना कि ये कि वन चाइना पॉलिसी पर चूँकि हम अमल दरामद करते हैं, दूसरे ममालिक का चूँकि हम एहतराम करते हैं इसलिए हम ताल्लुकात सही करना चाह रहे हैं, बल्कि ताल्लुकात सिर्फ हम इसलिए सही करना चाह रहे हैं कि हमारी तिजारत और हमारे जो खसारा और जो नुकसान हो रहा है ये ना हो। मेरा ख्याल है ये सारी बातें जिनका आपने जिक्र किया, एक तो इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में देख नहीं सकते, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतों की हम बात कर रहे हैं और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ यस और नो में आती हैं। इधर जो है ताल्लुकात जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं। अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात बहुत पुराने और इस वक्त दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमी जो है आपस में बहुत बड़ी तरह इंटरडिपेंडेंट है, और इस दफ़ा दुनिया में जो इन्फ्लेशन फैल रही है उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने चीन को थोड़ा सा जब प्रेशराइज करने की कोशिश की तो चिप्स एंड वो वाला जो उन्होंने वो अपना किया, उसके बाद कुछ ऐसे एम्बार्गोज लगाए चीनी कंपनियों के ऊपर, उसके बाद चीन ने भी उसका बदला लेने के लिए उनके ऊपर लगाया। इसका नुकसान पूरी दुनिया को हुआ और खित्ते में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो चीनी अवाम को है और जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया की अवाम है, जिसमें ताइवान की अवाम भी उसका बदस्तूर हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है ये नुकसान उन लोगों का है, और फिर जो वैल्यू चेन के अंदर डिसरप्शन है, कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसमें कोऑपरेशन जो है वो हमने देखा अभी जिस तरह कोविड के ये जो COP27 हुआ और उसमें फाइनली एक फैसला किया गया लॉस एंड डैमेजेस को शामिल करने का। तो मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अगर मिल के अमेरिका के और चीन के रिलेशनशिप में भी आ जाए तो दुनिया के लिए बहुत बेहतरी आ सकती है। और मुझे लग यही रहा है कि शायद अगर अमेरिका के अंदर अब लीडरशिप चेंज होने वाली है अगले साल 2 साल के अंदर, जब नए सदारती इलेक्शन होंगे, तो शायद कुछ रियलाइजेशन है कि आप चीन के साथ मिल के आगे बढ़ सकते हैं। चीन को तंग करके या चीन को अपना दुश्मन बना के आगे नहीं बढ़ सकते, और उसमें न सिर्फ खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा। ठीक है जी, न सिर्फ खत्ते का बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा, और अपने अपने मफादात से हटकर दुनिया के अमन के लिए भी सोचना चाहिए। और ये जो भी मामलात हैं इन दोनों के दरमियान जो तनाज़े की वजह बन रहे थे या बन सकते हैं, उनको हल किया जाना चाहिए। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, कम आप हमें दिखे लेकिन सुनाई हमें आप प्रॉपर ही दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हुमायूं साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। और अब बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि कनाडा ने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो 2023 से 2025 तक के लिए है उसका ऐलान कर दिया है। और इस पॉलिसी के तहत कहा यह जा रहा है कि 2023 यानी नेक्स्ट ईयर से लेकर 2025 के दरमियान 14 लाख से ज़ायद तारकीन वतन को अपने मुल्क में आबाद करने का कनाडा इरादा रखता है। नाज़रीन, कनाडा में जो बूढ़े अफराद हैं वो नौकरियां छोड़ रहे हैं, नौजवान अफराद जो हैं वो मनपसंद नौकरियां चूँकि उनको नहीं मिलती हैं तो काम उनकी मर्ज़ी का नहीं है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कनाडा में वर्क फोर्स की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मजदूर हों, ट्रक ड्राइवर्स हों, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हों या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इस वक्त कनाडा को इन तमाम प्रोफेशंस में काम करने वाले अफराद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप या आपके ख़ानदान का कोई भी फ़र्द मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है और ख़ास तौर पर कनाडा जाना चाहता है तो इस वक्त कनाडा के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। कनाडा एक बेहतरीन ऑप्शन है इस वक्त। लेकिन नाज़रीन, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कनाडा ने ज़्यादा तारकीन वतन को अपने मुल्क बुलाने के लिए अपनी सरहदें इस तरह से खोली हुई। लेकिन ऐसा पहली बार ये ज़रूर हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर तारकीन वतन को आबाद करने का मंसूबा इससे पहले हमने कनाडा की जानिब से कभी नहीं देखा है। कनाडा की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी है ये क्या है, कौन कौन से शुबे हैं जिनका बोझ कम करने के लिए कनाडा को लोगों की फौरी तौर पर ज़रूरत है, और आप में से जो बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में
में महारत रखते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए सोचते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर जाकर आबाद होना चाहते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक हम खास रिपोर्ट जो है वो तैयार करें, क्योंकि इसका मकसद ये भी था। जब मेरी अपनी टीम से बात हुई तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स काम कर रहे हैं जो लोगों को वीज़ों का लालच देते हैं, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। तो हमने सोचा कि जो एक इतनी बड़ी खबर है जो बिल्कुल आप लीगल तरीके से जा सकते हैं, तो ये तरीक़ाकार क्या है, किन किन शोबों के अंदर है, इस पर आज हमें ज़रूर आपको आगाह करना चाहिए। तो रिपोर्ट देखिए। कनाडा ने तारिकीन वतन को आबाद करने के हवाले से नई इमिग्रेशन पॉलिसी अपना ली। अगले 3 साल के दौरान 14 लाख से जायद इमिग्रेंट्स को कनाडा में कबूल करने का ऐलान कर दिया। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में बताया कि कनाडा को मजीद लोगों की जरूरत है। कनाडा सन 2023 में 4,65,000 नए मुस्तकिल बाशिंदों को अपने मुल्क में खुशामदीद कहेगा। सन 2024 में 4,85,000 जबकि सन 2025 में 5 लाख मजीद अफराद को कनाडा में कबूल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कनाडा की हुकूमत के तारिकीन वतन को अपने मुल्क में बसाने के इब्तदाई आहदाफ में तकरीबन 13% का इजाफा हुआ है। इस पॉलिसी की बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ जहां बूढ़े अफराद के मुलाजिमतें छोड़ने से मईशत में पैदा होने वाले खला को पुर करना एक चैलेंज है, तो वहीं कोरोना वबा के दौरान मुलाजमत की जो लातादाद असामियां खाली हो गई थीं, उन्हें दोबारा पुर नहीं किया जा सका। इसके अलावा ये प्रोग्राम उन पनाह गुज़ीनों की दोबारा आबादकारी को बढ़ाने की कोशिश भी है जो इस वक्त हुकूमती इमदाद पर मुनहसर हैं। इस मुल्क में कई शोबे ऐसे हैं जिनमें हजारों अफराद की फौरी जरूरत है। हुनरमंद मजदूरों की कमी कनाडा की मईशत को मुतासिर कर रही है, तो वहीं सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शोबों में एक तिब्बी खिदमात की फराहमी का मसला भी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, होटल और सयाहत के शोबों में भी वर्कफोर्स की जरूरत है। कनाडा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि वर्कफोर्स की कमी पूरी करने के लिए सरहदें खोली जा रही हों, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी 4 करोड़ से भी कम है। इसलिए कनाडा की हुकूमत गुज़िश्ता कई दिहाइयों से आबादी और मईशत की पैदावार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल रिहायशियों का सहारा लेती आ रही है। गुज़िश्ता साल कनाडा ने 4,05,000 अफराद को मुस्तकिल रिहाइश दी थी, जो कि इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी तादाद थी। न सिर्फ इस मुल्क में ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास अफराद को कबूल किया जाता है, बल्कि यहाँ बेघर पनाह गुज़ीन को भी सबसे ज्यादा जगह दी जाती है। सन 2021 में 20,428 पनाह गुज़ीन को अपनाया गया। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ये सूरत हाल अमरीका और बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों से यकसर मुख्तलिफ है। बरतानिया को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के बायस सख्त तनकीद का सामना रहा है, जबकि अमरीका में हाल ही में ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं जिनके तहत इमिग्रेशन कंट्रोल को मजीद सख्त बना दिया गया है। ऐसे में कनाडा के पनाह गुज़ीनों के लिए दरवाजे खोलना दुनिया के पसमानदा ममालिक के रिहायशियों के लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन कुछ माहिरीन ने निशानदेही की है कि दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और शरह सूद की वजह से मालियाती बहरान का सामना है, जिसकी वजह से ये अमल आसान नहीं होगा। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग जो हैं कैनेडियन वो मुअम्मर हो रहे हैं, उम्र रसीदा हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। आबादी यहाँ पर नौजवानों की इसलिए कम है क्योंकि इनकी शरह पैदाइश जो है वो बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर कम है। लेकिन अगर अब इन्हें अपनी मईशत को सुकड़ने से बचाना है, अपनी पैदावार को बढ़ाना है, तो उसके लिए इन्हें यंगस्टर्स की ज़रूरत है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है, अप्लाई कीजिए। ख़ासतौर पर जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, लेबर तबका जो है हमारा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ा मौका दिया जा रहा है कनाडा की जानिब से। हालांकि हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो तो अब बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, तो कनाडा की जानिब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान दिखाई देता है। प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
बर्तानिया में एक जूतों की सफाई के लिए प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के 325 मुलाजिमीन ने बैक वक्त जूते साफ करके गिनेस साल में रिकॉर्ड कायम कर दिया। कंपनी ने लंदन के एक पार्क में तमाम मुलाजिमीन को जमा किया और हर फर्द ने एक ही वक्त में स्नेकर्स के जोड़े साफ किए। इस मौके पर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक अहलकार भी मौजूद था, जिससे इस कोशिश के आखिर में कंपनी को रिकॉर्ड बनाने का सर्टिफिकेट दिया। जहां दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ने से शहरों में रश बढ़ता जा रहा है, तो वहीं क्रोएशिया में एक ऐसा शहर है जहां मुश्किल से 25 से 30 अफराद आबाद हैं। इस शहर में सिर्फ 3 सड़कें हैं, जबकि कदीम तर्ज के घरों की 3 कतारें मौजूद हैं। सदियों पुराने इस इलाके से मुतल्लिक ज्यादा मालूमात तो किसी को नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे छोटे गाँव कहलाने वाली इस जगह का कदीम तर्ज तामीर सयाहों को अपनी शहर में लेता जा रहा है और अब यहाँ सयाहों का रश रहता है, जो कि मकामी आबादी की आमदनी में इजाफा कर रहा है। अफगानिस्तान में बनाई गई पहली स्पोर्ट्स कार आइंदा बरस कतर में गाड़ियों की नुमाइश में पेश किए जाने के लिए तैयार। इस गाड़ी की तैयारी में 5 बरस लगे, जिसे गैर सरकारी कंपनी ने मकामी इंजीनियर मोहम्मद रजा अहमदी के साथ मिलकर बनाई है। इस गाड़ी को बनाने में 5 साल का अरसा लगा और अब इसे सिर्फ पेंट करना बाकी रह गया है। गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद अब इसके इंजीनियर को अफगानिस्तान के एलेवन मस्क कहा जा रहा है और इस काविश की तारीफ की जा रही है। दुनिया के मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक के समंदर में डूबने के 110 साल बाद इसमें मौजूद फर्द की घड़ी 98,000 पाउंड में नीलाम कर दी गई है। ये घड़ी उस बहरी जहाज में काम करने वाले एक क्लर्क ऑस्कर की थी, जो कि जहाज डूबने के बाद पानी में डूबकर जम गई थी। घड़ी समंदर से बरामद होने के कुछ अरसे बाद इसे ऑस्कर की अहलिया को दे दिया गया था, जिसे अब नीलाम कर दिया गया है। टाइटैनिक की दीगर अशिया में फर्स्ट क्लास का मेन्यू 50,000 पाउंड और जहाज में सफर करने वाले अमीर मुसाफिरों की फहरिस्त भी 41,000 पाउंड में फरोख्त कर दी गई है। 7 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी किताब ने आलमी रिकॉर्ड बना दिया। अमेरिका में गैर मुनाफे बख्श इदारे और म्यूजियम ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी किताब शाया कर दी है। 7 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी किताब ने शाया होते ही गिनेस आलमी रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया है। आई एम टेक्सास नामी इस किताब में 3वीं से 12वीं जमात के 1000 तलबा के लिखे गए आर्टिकल्स और फनपारे मौजूद हैं। 225 किलोग्राम वजनी इस किताब के छोटे साइज में भी प्रिंट्स मौजूद हैं, जिनको खरीदा जा सकता है।